नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। तो मार्च महीने का गिरिराज पत्रिका का ये हमारा 4th पार्ट है। इससे पहले मार्च महीने के हम 3 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो हम 4th पार्ट डिस्कस कर रहे हैं मार्च 2021 का, इसका PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बाकी जो 1 लाइन क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक चैनल पर। तो इन सभी का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, इन सभी पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या दिया गया है। यहाँ पर पूछा गया है, एट प्रेजेंट हाउ मैनी जन औषधि सेंटर्स आर देयर इन हिमाचल प्रदेश। तो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में कितने जन औषधि केंद्र हैं। अगर प्रेजेंट टाइम में हम बात करें कि कितने जन औषधि केंद्र हैं हिमाचल प्रदेश में, तो ये है ऑप्शन बी 68 जन औषधि केंद्र प्रेजेंटली हिमाचल प्रदेश में। इनके बारे में एक आर्टिकल आया था जिसमें इनकी बात की गई थी। अब बात करें, अगर प्रेजेंट टाइम में 68 जन औषधि केंद्र हैं और इनमें से जो है 14 जन औषधि केंद्र जो है वो राज्य के चिकित्सालयों में खोले गए, यानी कि राज्य हिमाचल प्रदेश के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर खोले गए हैं 14। और इन केंद्रों में जो है वो लोगों को बाजार मूल्य की अपेक्षा 50 से 90% सस्ती दवाइयाँ जो है वो मिल रही हैं। तो जन औषधि केंद्र क्यों खोले गए हैं, ताकि लोगों को सस्ती दवाइयाँ जो है वो उपलब्ध करवाई जा सकें। और 68 जन औषधि केंद्र तो हिमाचल प्रदेश में हैं। इनमें से 14 ऐसे हैं जो हिमाचल प्रदेश के हॉस्पिटल्स में खोले गए हैं और यहाँ पर जो है वो काफ़ी मार्जिन दिया जाता है, काफ़ी डिस्काउंट दिया जाता है दवाइयों पर, ताकि लोगों को यहाँ से हेल्प मिल सके। और देखो, हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है वो डॉक्टरों को ये कहा है कि आप उन्हीं दवाइयों को लिखें जो जन औषधि केंद्रों में उपलब्ध है। तो यहाँ से भी लोगों को हेल्प मिलेगी, क्योंकि अगर डॉक्टर्स वही दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करेंगे जो जन औषधि केंद्रों में हैं, तब लोग जो हैं इस योजना का या फिर जन औषधि केंद्रों का फ़ायदा उठा पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट गिवन अंडर शगुन स्कीम। देखो, लास्ट जो एडिशन इनके पार्ट 3 हमने डिस्कस किया था, वहाँ पर भी हमने शगुन स्कीम के बारे में जाना था। परंतु यहाँ पर एक बार फिर से हम जानेंगे कि शगुन स्कीम के तहत जो है वो कितना अमाउंट जो है वो दिया जाता है। तो इसमें जो है वो 31,000 रुपया दिया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब ये शगुन स्कीम है क्या? देखो, शगुन स्कीम क्या है, ये 2021-22 के बजट में जो है वो सरकार के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई है। इस योजना के अंतर्गत जो है ये जो अनुसूचित जाति की लड़कियां हैं, जनजाति की लड़कियां हैं और अन्य पिछड़े वर्ग के साथ साथ जो है वो सामान्य के BPL परिवार की जो बेटियां हैं, उनको विवाह के समय जो है वो 31,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। तो यानी कि जितने भी जनरल BPL की लड़कियां होंगी, अनुसूचित जाति जनजाति की लड़कियां होंगी, अन्य पिछड़ा वर्ग की लड़कियां होंगी, उन सभी को जो है वो 31,000 रुपया दिया जाएगा शादी के टाइम पर। तो ये है शगुन स्कीम। अब देखो, ये स्कीम फिर से न्यूज़ में क्यों आई थी, क्योंकि पहले इस स्कीम में जो है, जब बजट में ये स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी, तो जनरल का जो BPL सेक्शन था उसको यहाँ पर नहीं जोड़ा गया था। परंतु अब फिर से इसमें कुछ रेडिफिकेशन की गई और जनरल BPL को भी यहाँ पर जोड़ा गया। अब जोड़ा गया तो भी ये न्यूज़ में थी और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाती है। इसके अलावा जहाँ पर ये आर्टिकल आया था शगुन स्कीम से रिलेटेड, वहाँ पर कुछ और बातें भी कही गई थी। जैसे कि हिमकेयर योजना के तहत बताया गया था कि 4.63 लाख लोग जो हैं इस योजना के तहत अभी तक पंजीकृत हो चुके हैं। कितने लोगों को लाभ मिला है, एक तो हिमकेयर योजना के बारे में आप याद रखिए। जनमंच के बारे में आप याद रखिए कि जनमंच क्यों होता है। लोगों की शिकायतों को सुनने और उनका निवारण करने के लिए ये जनमंच कार्यक्रम चलाया गया है। मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन नंबर कितना है, तो 1100, ये है मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन नंबर। ये भी आप याद रखिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें इस आर्टिकल में दी गई थी जो सब आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द फर्स्ट फेज ऑफ जाइका प्रोजेक्ट बिगिन। तो जाइका परियोजना जो है इसका पहला फेज जो था वो कब इंट्रोड्यूस किया गया था या फिर कब स्टार्ट किया गया था, कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में इसका पहला फेज जो था वो 2011 में स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन बी 2011 जो है वो सही आंसर है। अब ये जाइका परियोजना है क्या? इस परियोजना के बारे में हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं। जाइका का पूरा नाम क्या होता है? जाइका का पूरा नाम है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। तो जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी इसका पूरा नाम है।
अब जाइका के बारे में बात चली है कि इस परियोजना का जो है वो सेकंड चरण जो है वो जल्द ही आरंभ किया जाएगा। तो पहले चरण के बारे में आप जान लीजिए। इस परियोजना का पहला चरण जो था वो 2011 में स्टार्ट किया गया था और 5 जिलों में ये स्टार्ट किया गया था। ये 5 जिले कौन कौन से थे? ये थे मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना। इन 5 जिलों में ये स्टार्ट किया गया था पहले फेज में। अब ये जो जीका का दूसरा स्टेप चलेगा, दूसरा चरण चलेगा, इसमें ये अपेक्षा की गई है कि 1010 करोड़ के ऋण के जो समझौते हैं उनको हस्ताक्षरित किया जाएगा। तो ये आप याद रखिए कि जाइका परियोजना क्या है, क्या इसका पहला चरण है, कहाँ कहाँ पर पहला चरण चला था, कितने डिस्ट्रिक्ट में चला था, कब चला था। ये सब बेसिक चीज़ें हैं। जाइका का पूरा नाम पूछ लिया जाए वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, दल बहादुर थापा वॉज हैंग्ड इन द रेड फोर्ट दिल्ली ऑन 3 मई 1945 फ्रॉम विच विलेज ही बिलोंग। तो दल बहादुर थापा को 3 मई 1945 को लाल किला दिल्ली में फांसी दी गई। वह किस गांव से संबंध रखते थे? तो ये दल बहादुर थापा है, ये हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट नाम है। अब इनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले इस क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं। तो ये कौन से गांव से संबंध रखते थे? ये संबंध रखते थे दाड़ी गांव से। दाड़ी गांव कहाँ पर है? ये गांव जो है धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के दाड़ी इनके जो धर्मशाला के समीप है वहां से ये संबंध रखते थे। देखो दरअसल हुआ क्या था, दल बहादुर थापा को जो था वो 28 जून 1944 को जो था वो मणिपुर में गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके बाद उनको लाल किले में लाया गया और फिर इनके केस की सुनाई हुई थी और इनको फांसी दी गई थी। अब एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि इनको फांसी कब दी गई थी? तो 1945 में इनको फांसी दी गई थी। अब एग्जैक्टली आपसे पूछा जाए कि एग्जैक्टली कब दी गई थी, तो 3 मई 1945 को इनको फांसी दी गई थी। तो ये सब आप याद रखिए कि फांसी कब दी गई थी। एक क्वेश्चन ये बना। दल बहादुर थापा को कहाँ पर फांसी दी गई? तो रेड फोर्ट दिल्ली में, लाल किला दिल्ली में इनको फांसी दी गई। ये कौन से गांव से संबंध रखते थे? तो ये दाड़ी गांव से संबंध रखते थे। ये दाड़ी गांव कहाँ पर है? ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के धर्मशाला में पड़ता है। तो ये सब इनके बारे में 2-3 क्वेश्चंस हैं। इन तीनों क्वेश्चंस को आप याद रखिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखो ये आर्टिकल भी गिरिराज में ही दिया गया था। गिरिराज में ये आर्टिकल दिया गया था जहाँ से ये क्वेश्चन निकल कर आया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अवॉर्डेड विद द तगमा ए शत्रुनाशा फॉर ब्रेवरी। तो निम्न में से किसे बहादुरी के लिए तगमा ए शत्रुनाश प्रदान किया गया था? देखो तगमा ए शत्रुनाश ये एक अवार्ड है जो बहादुरी के लिए प्रदान किया जाता था। तो ये किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था बख्शी प्रताप सिंह को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही आंसर है, बख्शी प्रताप सिंह को ये अवार्ड दिया गया था तगमा ए शत्रुनाश। अब बख्शी प्रताप सिंह के बारे में आप जानेंगे तो ये कहाँ से बिलोंग करते थे? ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की पालमपुर तहसील के चढ़ियार गांव से बिलोंग करते थे। ये कैप्टन के पद पर कार्यरत थे। ये भी आप याद रखिए, कैप्टन बख्शी प्रताप सिंह इनका पूरा नाम है। और 1931 में ये भर्ती हुए थे ब्रिटिश सेना में, लेकिन इन्होंने 1942 में आज़ाद हिंद फौज को जो था वो ज्वाइन कर लिया था। तो आज़ाद हिंद फौज को ज्वाइन करने के बाद इन्होंने ब्रिटिश सेना को हराया था, उनके छक्के छुटाए थे। यहाँ पे याद रखिए तगमा ए शत्रुनाश इनको अवार्ड दिया गया। ये चढ़ियार गांव जो कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की पालमपुर तहसील के अंतर्गत आता है, वहाँ से ये बिलोंग करते हैं। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के जो है एक और इम्पोर्टेंट लीडर हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, वो है कर्नल मेहर दास। ये जो लेफ्टिनेंट कर्नल मेहर दास थे इनके बारे में आप याद रखिए। ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की देहरा तहसील के नहरन पुखर गांव से बिलोंग करते थे और इनको जो है कौन सा अवार्ड दिया गया है? इनको सरदार जंग अवार्ड दिया गया है। तो इनका नाम याद रखिएगा, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, लेफ्टिनेंट कर्नल मेहर दास। ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के नहर पुखर गांव से बिलोंग करते हैं और सरदार जंग टाइटल इनको दिया गया है। तो सरदार जंग टाइटल, तगमा शत्रुनाश टाइटल, ये 2 टाइटल आज हमने पढ़े। इन दोनों टाइटल्स के बारे में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। जन औषधि दिवस वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो किस दिन जो है ये जन औषधि दिवस मनाया जाता है? पहले हमने जन औषधि केंद्र के बारे में बात की कि हिमाचल प्रदेश में कितने हैं। अब एक आर्टिकल दिया गया था जहां पर यह भी कहा गया था कि जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है। तो जन औषधि दिवस
कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 7 मार्च को। ऑप्शन डी 7 मार्च जो है वो सही आंसर है। अब जन औषधि दिवस तो 7 मार्च को मनाया जाता है। ये कब से स्टार्ट किया गया? सबसे पहली बार कब ये मनाया गया? तो जन औषधि दिवस सबसे पहली बार जो था वो कब मनाया गया था? 2019 में ये सबसे पहली बार मनाया गया था। यानी कि 2021 में ये तीसरी बार मनाया गया जन औषधि दिवस। ये आप याद रखिए। जन औषधि वीक यानी कि जन औषधि सप्ताह भी मनाया जाता है। जन औषधि सप्ताह जो है कब मनाया जाता है? ये 1 से लेकर 7 मार्च के बीच में मनाया जाता है। 1 to 7 मार्च मनाया जाता है। तो इस बार 1 मार्च से लेकर 7 मार्च 2021 तक ये मनाया गया। थीम क्या थी जन औषधि दिवस की? तो इसकी थीम थी सेवा भी रोजगार भी। ये आप याद रखिए, सेवा भी रोजगार भी इसकी थीम थी। थीम भी इम्पोर्टेंट होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जन औषधि दिवस मनाया क्यों जाता है? ये इसलिए मनाया जाता है ताकि जो जेनरिक मेडिसिन्स होती हैं और मेडिसिन्स ऐसी जो लो प्राइजेस पर अवेलेबल होती हैं उनके बारे में अवेयरनेस जो है वो फैलाई जाए, लोगों को पता चले कि इस तरह की दवाइयाँ होती हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है वो जन औषधि योजना की शुरुआत भी की गई है। तो केंद्र सरकार ने 2015 में जो था वो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना स्टार्ट की थी। ये आप याद रखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र सरकार ने ये योजना 2015 में स्टार्ट की थी, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। तो ये सब आप जन औषधि प्रोग्राम के बारे में, जन औषधि दिवस के बारे में, जन औषधि वीक के बारे में याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे एवरी ईयर सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? जो वर्ल्ड टीबी डे है, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे है, ये प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड टीबी डे इम्पोर्टेंट है। ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 मार्च को। ऑप्शन ए 24 मार्च जो है वो सही आंसर है। अब 24 मार्च को तो मनाया जाता है। 2021 में इसकी थीम क्या थी? थीम इम्पोर्टेंट है। थीम थी इसकी दी क्लॉक इज टिकिंग। ये थी इसकी थीम, दी क्लॉक इज टिकिंग। ये थीम भी आप याद रखेगा। क्या थीम थी? ये तो 2021 की थीम है। 2020 में इसकी थीम क्या थी? कई बार 2020 की भी पूछ ली जाती है। 2020 में थीम थी इसकी इट्स टाइम। ये इसकी थीम थी इट्स टाइम। ये 2020 की थीम थी। 2020 की थीम, 2021 की थीम, ये दोनों ही थीम्स आप याद रखिए। वो केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा ये लक्ष्य रखा गया है कि हम जो है वो 2025 तक जो है वो देश को और प्रदेश को टीबी रोग मुक्त जो है वो कर देंगे। ये लक्ष्य जो है वो रखा गया है। टीबी का जो जीवाणु होता है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो टीबी के जीवाणु की खोज की गई थी रॉबर्ट कोच के द्वारा। रॉबर्ट कोच नाम आप याद रखिए। तो ये सब आप याद रखिए। ट्यूबरक्लोसिस डे कब मनाया जाता है? इसके जीवाणु की खोज किसने की? इस बार इसकी थीम क्या थी? कब तक जो है इसको इंडिया को वर्ल्ड टीबी फ्री बनाने का डिसाइड किया गया है कि टीबी फ्री इंडिया को बनाया जाएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये सब गिरिराज पत्रिका में जो दिया गया था और कुछ बाहर से भी ऐड कर कर यहाँ पर मैंने आपको बता दी। बाकी आप लोगों के लिए जो आज का क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? तो लुहरी चरण 1 जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है? ये क्वेश्चन हमने लास्ट एडिशन में डिस्कस किया था, तो अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।